तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। किसी भी केस में या किसी भी क्राइम में अगर धर्म या मजहब को आप मिला दें, जोड़ दें, तो वो अपने आप में और ज़्यादा उलझ जाता है या फिर उलझा दिया जाता है। आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है, एक कत्ल की ऐसी कहानी है जिसको पहले तो सालों ये लग गए बताने और समझने और समझाने में कि सुसाइड है या कत्ल है। ये एक स्टेट के इतिहास का पहला ऐसा मामला है जो लॉन्गेस्ट मर्डर इन्वेस्टिगेशन जिसके नाम पर रिकॉर्ड है। मतलब किसी एक कत्ल की तफ्तीश इतने सालों तक कोई और केस में नहीं हुआ। 28 साल 28 ईयर्स हो चुके हैं, अभी भी इस केस का फैसला नहीं आया। बल्कि 15-15 साल तो ये केस यूं ही बंद रहा। कभी खुला फिर बंद हुआ, कभी कोर्ट ने फटकार लगाई, कभी कहीं और से कुछ चीजें आई। इस केस की अहमियत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मौत की जांच पहले लोकल पुलिस करती है, बात आगे बढ़ती है तो फिर क्राइम ब्रांच को दिया जाता है, बात और आगे बढ़ती है फिर सीबीआई को दिया जाता है। सीबीआई की एक नहीं, दो नहीं, तीन अलग अलग वक्त में 3 टीमें बनाई जाती हैं। फिर सीबीआई जांच होती है। पहली टीम सीबीआई के आकर यही कहती है जो लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच कहती है। दूसरी टीम आकर ये कहती है कि नहीं, ये सुसाइड नहीं कत्ल है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है कि कातिल को पकड़ें। तीसरी टीम कहती है कि कत्ल तो लगता है, लेकिन बाकी इसके साथ कौन कौन इन्वॉल्व है, शामिल है, हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है। और हर बार कोर्ट, बल्कि सीबीआई तो क्लोजर रिपोर्ट तक दाखिल कर देती है, कोर्ट उनको हड़काती है कि आप ईमानदारी से जांच कीजिए। ये वो केस है जिसमें नार्को होता है, और पहली बार ऐसा हुआ कि जो नार्को की रिपोर्ट थी, जो सीडी में बंद आती है कोर्ट के सामने, वो नार्को की सीडी के साथ छेड़छाड़ हो गई। मतलब नार्को में जो कहा गया उस पर शक ये हुआ कि वो सारी चीजें बदल दी गई। उसको लेके लंबी जांच चली। इस केस का जो पहला आईओ था उसने सुसाइड कर लिया और उसने कहा कि उसको सीबीआई तंग कर रही है। इस केस में जो पहली एफआईआर दर्ज की थी उसने ये कहा कि ये मुझे कत्ल लगता है, लेकिन 2 दिन बाद वो हट गया। इस केस में एक सीबीआई के अफसर जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, वो अचानक एक दिन भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं वक्त से पहले रिटायरमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे सीनियर मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस केस को खुदकुशी डिक्लेयर करें, सुसाइड डिक्लेयर करें। उसको लेके हंगामा होता है। केरल विधानसभा, दिल्ली में लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, कोई ऐसी जगह नहीं जहां इस कत्ल की या इस मौत की गूंज नहीं पहुंची। धरने, प्रदर्शन, सब कुछ हुए। अब आप सोचिए कि फिर ये कितना इंपॉर्टेंट केस होगा। कहानी केरल की है। केरल की एक नन की है, अभया, जिनकी मौत की पहेली आज 28 साल के बाद भी अनसुलझी है। पूरी कहानी 1992 से शुरू होती है। 18 या 19 साल की उम्र थी सिस्टर अभया की। माँ बाप ने इनका नाम वैसे रखा था बीना थॉमस। बाद में इन्हें नन बनाने के लिए, एक पढ़ाई करने के लिए कॉन्वेंट भेजा गया कोटायम में, और कोटायम में ही पायस 10 कॉन्वेंट, जहाँ पे ये नन की पढ़ाई कर रही थी, और ये वहीं रहती थी, और वहीं से कहानी शुरू होती है। 27 मार्च 1992 सुबह करीब 4 बजे का वक्त था। सिस्टर अभया, उस दिन उनका एग्जाम था, वो तैयारी कर रही थी, तो 4 बजे का अलार्म लगाया। 4 बजे वो सोकर उठी ताकि पढ़ाई कर सकें और एग्जाम की तैयारी कर सकें। उन्हें प्यास लगी, उन्होंने देखा कि कमरे में उनके पानी नहीं है। वो पानी लेने के लिए किचन गई। किचन में फ्रिज भी था, और उसके बाद काफ़ी देर हो गई, वो वापस कमरे में नहीं लौटी। उनकी जो बाकी साथी थी, थोड़ी देर के बाद वो सब भी उठी पढ़ने के लिए। देखा कि जो सिस्टर अभया है वो गायब है। कुछ लोग ढूंढते हुए वो फ्रिज तक पहुंचती हैं। जब वो फ्रिज के पास पहुंचती है तो देखते हैं कि फ्रिज के पास पानी गिरा हुआ है, फ्रिज का एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और उसके नीचे एक चप्पल है जो सिस्टर अभया का है। और वो चारों तरफ ढूंढा जाता है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान सुबह हो जाती है। अब तक बात फैल गई कि सिस्टर अभया गायब है। इसके बाद ढूंढते ढूंढते एक दूसरा चप्पल उसी कंपाउंड में एक कुआं था, उस कुएं के पास पड़ा हुआ मिलता है।
अब कुएं के पास दूसरे पैर का चप्पल मिलना ये बता रहा था कि शायद हो ना हो वो कुएं में गिर गई हो। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस कॉन्वेंट का, वो इन्फॉर्म करता है पुलिस को, फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड की टीम आती है, कुएं की तलाशी ली जाती है और सुबह करीब 10 बजे सिस्टर अभया की लाश कुएं से बाहर निकाली जाती है। अब यहीं से ये कहानी शुरू होती है कि आखिर प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए किचन गई, वहां से वो कुएं तक कैसे पहुंची? क्या पानी नहीं था? उसके बाद वो कुएं से पानी निकालने गई, लेकिन फिर फ्रिज के पास पानी गिरा हुआ था, फ्रिज में भी पानी था, तो और मार्च का महीना था, तो फिर कुएं तक उनके चप्पल और उनकी लाश मिलने का मकसद और मतलब क्या है? लोकल पुलिस आती है, मामले की जांच करती है, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली जो रिपोर्ट आती है उसमें ये कहा जाता है कि कोई फाउल प्ले नज़र नहीं आ रहा है। और उसके बाद जिस तरीके की रिपोर्ट आई तो दिखाया गया कि सिस्टर अभया की मौत कुएं में डूबने से हुई है, और डूबने की वजह से कुछ जब ऊपर से गिरी तो कहीं चोट भी लगी, तो वो चोट ड्राउनिंग के हैं, मतलब डूबते वक्त जो लगी थी। बात आई गई हो गई। लोकल पुलिस ने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये कह दिया कि ये एक दुर्घटना थी, डूबने से मौत हो गई। लेकिन इस कॉन्वेंट की बाकी नन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थी, और उसकी बहुत सारी वजह थी। तो उन्होंने फिर फोर्स किया। करीब 67 नन ने लिखकर उस वक्त केरल के जो मुख्यमंत्री थे के करुणाकरन, उनको लेटर लिखा और कहा कि लोकल पुलिस इस मामले की जांच ठीक से नहीं कर रही, इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए। पर सीबीआई को जांच नहीं दी गई। केरल सरकार ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। अब क्राइम ब्रांच जांच अपने हाथ में लेती है, इसके बाद मामले की जांच करती है। कुछ दिन के बाद क्राइम ब्रांच अपनी रिपोर्ट देती है, और ये रिपोर्ट सेम वही थी जो लोकल पुलिस की थी कि सिस्टर अभया की मौत कुएं में डूबने से हुई है। कोई भी इस रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं था। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसने इस केस को एक दूसरा रुख दे दिया। एक चोर था जो बिजली की कुछ चीजें चोरी करता था, और वो रात उस कमरे में गया, और उसके बाद उसने कुछ लोगों से बात की। उसने बताया कि जब वो कमरे में गया तो उसने 2 फादर और एक और नन जो थी उनको इस कंपाउंड में देखा था, जबकि उनको उस कंपाउंड में उस वक्त नहीं होना चाहिए था, दोनों फादर को। एक और नन थी जिन्होंने बयान दिया कि उस रात जब पानी पीने के लिए सिस्टर अभया किचन में गई, तब उन्होंने 2 फादर और एक नन को आपत्तिजनक हालत में देखा। इससे वो तीनों घबरा गए, और फिर उन्होंने ही शायद उसे मारकर कुएं में डाल दिया। अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। मामला बढ़ा। उसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब सीबीआई इस मामले में अपनी जांच हाथ में लेती है। कुछ दिनों के बाद सीबीआई अपनी पहली रिपोर्ट देती है और कहती है कि उसे कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे वो किसी नतीजे पर पहुंच सके। इससे मामला और उलझ जाता है और वक्त बीतता जाता है, जांच बहुत स्लो। थोड़े दिन के बाद सीबीआई की एक दूसरी टीम बनाई जाती है। वो दूसरी टीम आती है, वो जांच करती है, और वो कहती है कि बहुत मुमकिन है कि यह कत्ल है, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ सबूत या कातिल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दे देती है। कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं होती है और हड़काती है, कहती आप अपनी जांच ढंग से करें। इसके बाद सीबीआई की अब तीसरी टीम जांच करती है, और जांच करने के बाद वो भी ये कहती है कि मामला है तो संदिग्ध, लेकिन सबूत नहीं है, हम क्या करें। कोर्ट फिर कहती है कि आप अपनी जांच ईमानदारी से कीजिए, ढंग से कीजिए। इसके बाद सीबीआई अलग अलग अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को दे देती है, और हर बार कोर्ट उसको मना करती जाती है। 1996 में पहली रिपोर्ट सीबीआई ने दी, 1999 में दूसरी रिपोर्ट सीबीआई ने दी, और फिर 2005 में सीबीआई एक और रिपोर्ट देती है इस पूरे मामले में। यहां तक कि जब सीबीआई को डांट पड़ती है तो सीबीआई कोई भी सबूत और सुराग देने वालों के नाम पे 3 लाख रुपए का इनाम का ऐलान भी करती है, लेकिन उसके बावजूद कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती।
इसी दौरान सीबीआई के एक अफसर थे जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, बहुत ही तेज तर्रार सीबीआई के अफसर, जिनका नाम था वर्गीस पी थॉमस। तो वर्गीस पी थॉमस जो सीबीआई में काम कर रहे थे, एक दिन अचानक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई 19 जनवरी 1994 को, जब ये रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने कहा कि वो वक्त से पहले रिजाइन कर रहे हैं सीबीआई से। और उसकी वजह उन्होंने जो बताई वो ये बताई कि उन्हें इस मामले में ईमानदारी से जांच करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और जो उनके सुपीरियर अफसर हैं वी त्यागराजन, जो कि सुपरिटेंडेंट थे उस वक्त सीबीआई कोच्चि यूनिट के, उन्होंने वर्गीस पे ये दबाव डाला कि वो अभया केस को सुसाइड केस में तब्दील कर दें और अपनी रिपोर्ट में सुसाइड ही दिखाएं। जब उनका यह खुलासा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके बाद हंगामा मच गया। इसके बाद बहुत फोर्स पड़ा। फिर जो है मिस्टर त्यागराजन को भी हटाया गया। एक नई टीम दिल्ली से पहुंची और इन्होंने जाकर फिर से वहां पे जांच शुरू की। इस दौरान में सीबीआई ने फिर एक काम किया। 2 फादर और एक नन जो लगातार इस पूरे केस में सस्पेक्ट के तौर पे सामने आ रही थी, इन लोगों का नार्को टेस्ट कराने का फैसला कराया गया। बेंगलोर में इनका नार्को टेस्ट हुआ। डॉक्टर मालनी, आपको याद होगा, एक जो तेलगी और अबू सलेम, इन लोगों का नार्को टेस्ट हुआ था, जो थपथपा के बोलती है दवा देने के बाद। तो डॉक्टर मालनी ने ये टेस्ट किया नार्को, 2 फादर और एक नन का, जो इस केस में सस्पेक्ट थे। इसके बाद जो इनकी पूरा जो इकबालिया बयान था उस नार्को में, उसको एक सीडी के तौर पर सीबीआई के हवाले किया गया। सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया, लेकिन बाद में पता चला कि उस सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई है। मतलब उन्होंने जो कुछ कहा उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। कोर्ट ने इसके बाद सीधे डॉक्टर मालनी को संपर्क किया और कहा कि आप हमें ओरिजिनल जो रिकॉर्डिंग है वो भेजिए। लेकिन इस दौरान में डॉक्टर मालनी भी अपने बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर कुछ गलत काम किया था, जिसकी वजह से उनको नौकरी से हटा दिया गया। तो वो मामला भी लटक गया। बाद में ये सीडी ओरिजिनल या गलत या सही, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी देने वाला नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीता। एक दिन अचानक यही सीडी एक लोकल चैनल पे चल गया, केरल के। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सीडी कितना सच था नहीं था ये मालूम नहीं, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि आप इसको सीलबंद लिफाफे में देंगे। अब जब वो सीडी चली तो उसमें जो 2 फादर और नन थे वो पूरी कहानी सुना रहे थे, जो नार्को के दौरान उन्होंने बताया था। और यही चीज सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आखिरी कोर्ट में दी 2008 में। और 2008 में पहली बार 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, वो 2 फादर और एक नन, अभया के मर्डर केस में। हालांकि इनकी गिरफ्तारी के बाद ये मुश्किल से साल भर भी तीनों जेल में नहीं रहे और हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत पर बाहर कर दिया। इसके बाद ये मामला फिर रुक गया 2009 से। इस दौरान में ये सीडी चल गई। सीडी जब चली और उसके बाद जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, उस चार्जशीट में और इस सीडी में जो कहानी थी वो कुल मिला के कहानी ये थी कि उस रात सिस्टर अभया पानी पीने के लिए किचन में गई और वहां पर उन्होंने फ्रिज खोला। उसी वक्त उन्हें उस किचन के पास आवाज आई तो उन्होंने देखा कि जो 2 फादर थे और नन, एक थॉमस कटूर, सिस्टर सेफी, एक तीसरे थे जिनको बरी कर दिया गया, तो वो दोनों और उस नन के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। और इसी के बाद जब उन्होंने देखा सिस्टर अभया को तो वो घबरा गए और सिस्टर सैफी ने हथौड़े से सिस्टर अभया के सर पे वार किया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें लगा कि वो मर चुकी हैं, तो दोनों फादर ने मिलकर, जो पादरी थे, उन्होंने लाश उठाकर ले जाकर कुएं में डाल दी, मुर्दा समझकर। अब वो उस वक्त मुर्दा थी कि जिंदा थी ये पता नहीं, लेकिन कुएं में डाल दी और चले गए। कहते हैं कि जो नार्को टेस्ट हुआ था उसमें भी ये बात उन्होंने कबूल की, लेकिन उस नार्को टेस्ट की सीडी पे ही सवालिया निशान उठ गया। नंबर 1। नंबर 2, नार्को और इन तरह की चीज़ों के सबूत कोर्ट में पूरी तरह से मान्य नहीं होते, एडमिसिबल नहीं है, इसलिए कि जो आदमी बोलता है वो ड्रग्स के नशे में बोलता है। ऐसी चीज़ें बुलाने के लिए एक ख़ास डोज के हिसाब से ड्रग्स दी जाती है, जिसके बाद कहते हैं कि इंसान सच बोलना शुरू करता है। हालांकि ये पुख्ता नहीं है, इसलिए कि ऐसे कई नार्को टेस्ट हुए हैं जिसमें नार्को के दौरान भी लोगों ने झूठ बोला है। जैसा मैंने पहले भी आपको कहानी सुनाई थी कि अबू सालेम ने यहाँ तक की पूजा, जो बेदी
ये जो जिनके साथ उनका वो था, उसको मानने से भी इनकार कर दिया था कि मेरा कोई रिश्ता है। मैं नाम शायद गलत भूल रहा हूँ, जो साथ में दोनों पुर्तगाल से आए थे। तो इसीलिए नार्को कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। लेकिन ये कहानी आई कि उस रात ये चीज़ें हुई और इस वजह से सिस्टर अभया का कत्ल हुआ। जिस पहले आईओ ने इस मामले में लिखा था उसको भी डाउट था। बाद में पता चला कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की गई। जो अभया के कपड़े थे उस रात, उस कपड़े की भी बाद में वो गायब कर दिए गए। जो चोट के निशान थे उसको भी छुपाए गए। तो हर कदम पे सारे सबूतों को मिटाया गया, छुपाया गया। यहाँ तक कि बाद में सीबीआई ने एक पुलिस अफसर को भी इस मामले में आरोपी बनाया, और वो इसलिए बनाया कि उसने इस पूरे केस में शुरू से ही सारी चीज़ें, सबूत मिटाने का काम किया था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया और इसके बाद कई और लोगों को इसमें बनाया गया जो गवाह के तौर पर। लेकिन बहुत सारे लोगों ने शुरू में गवाही दी थी। जैसे एक नन थी, उन्होंने कहा था कि उस रात उन्होंने देखा था उन दोनों फादर को और नन को। जब जब ये लोग कोर्ट में आए इन सब के बयान बदलते गए। जिस चोर ने ये कहा था कि उसने भी देखा था दोनों फादर को, उसके भी बयान बदल गए। कुछ नन थी, उन्होंने भी अपने बयान बदल दिए। तो इस केस में लगातार बयान बदलते गए और 2009 में जब ये सभी को जमानत मिल गई, उसके बाद इनमें से एक को कोर्ट ने बरी भी कर दिया और 2019 में दोबारा इस केस की लोअर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। तो 2019 में 92 का ये मामला था, मतलब 27 साल बाद। आज 2020 में है हम, 28 ईयर्स हो चुके हैं। कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन 28 साल के बाद आज भी फैसला नहीं आया है और ये पता नहीं है कि इस मामले में कोर्ट का क्या फैसला होगा। इसलिए कि जिस तरीके से सारे विटनेस बदले, गवाह बदले, सबूत बदले, सबूत को है नहीं, बल्कि इसको लेके बहुत सारी चीज़ें आई सेम आरुषि की तरह कि सीबीआई के पास कहानियां तो हैं कि उस रात 27 मार्च 1992 को ये हुआ, दो फादर और नन को आपत्तिजनक हालत में देखा, उसके बाद वो घबरा गए, उन्होंने बाद में उनका कत्ल कर दिया, सिस्टर अभया का। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेके कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। जो गवाह बाद में पहले बयान दे रहे थे वो भी सब मुकर गए, बदल गए। तो इसको लेके कई बार कोर्ट में झाड़ भी पड़ी सीबीआई को कि आप कहानियां तो लेकर आ रहे हैं लेकिन सबूत कहाँ है। और यही सबूत की कमी की वजह से 28 साल से ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। केरल के हिस्ट्री में किसी मर्डर इन्वेस्टिगेशन का इतना लंबा दौर किसी और केस के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। सिस्टर अभया का ये इकलौता केस है जो एक रिकॉर्ड है कि केरल के इतिहास में एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन कितने वक्त से चला आ रहा है और उसका आखिरी फैसला होना अब भी बाकी है। तो तीन सीबीआई की अलग अलग टीम, पुलिस, क्राइम ब्रांच, कोर्ट के मॉनिटर में निगरानी, अलग अलग लोगों से पूछताछ, गवाहों का मुकरना, इस दौरान में कई लोगों का मरना, एक दो खुदकुशी, और उन सारी चीज़ों में उलझी हुई ये पूरी कहानी जिसके आखिरी फैसले का इंतज़ार अब भी है। तो क्या होता है सिस्टर अभया केस में, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ और आपको बताऊं कि जब इसमें कुछ आया कि बड़े बड़े जो कैथोलिक और इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए वहाँ के जो लोकल लोग थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इस केस को दबाने के लिए उन्होंने बहुत पुलिस और बाकी एजेंसियों के ऊपर, सीबीआई के ऊपर दबाव बनाया वहाँ की सरकार के ज़रिए उस वक्त, क्योंकि इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं उनका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो पूरा कॉन्वेंट था, वो बदनाम हो रहा था। और कहते हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे और यही वजह है कि ये केस इतना हाई प्रोफाइल हुआ है। इसको लेकर तमाम धरने प्रदर्शन भी हुए। जब बड़े बड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसके ऊपर भी बहुत हंगामा हुआ और वहाँ पे उनका काफ़ी होल्ड भी था। तो इन सारी चीज़ों ने, इसलिए जो मैंने शुरू में कहा कि धर्म और मज़हब जब किसी जुर्म के साथ मिल जाए, घालमेल हो जाए, तो मामला और टेढ़ा हो जाता है। सिस्टर अभया के साथ भी यही हुआ। एक क्राइम का केस, एक मर्डर का केस जिसको नामालूम कितने रंग दिए गए और उस रंग की वजह से ये केस अपने अंजाम तक अब भी नहीं पहुंच पाया। तो ये कहानी थी सिस्टर अभया के केस की, केरल के इतिहास में सबसे लंबे मर्डर के किसी इन्वेस्टिगेशन के केस की। इसका जो भी फैसला होगा, जब भी आएगा, मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो आज इतना ही इस कहानी में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और बस एहतियात बरतिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।